Okay, so this is a test that majority of the students gave and they struggled in the MCQ part. Let's solve this. पहला सवाल हमारे पास ये है, a car moves with uniform acceleration, okay, constant acceleration है हमारे पास along a straight road. Oil leaks from the car at a rate of 1 drop every 2 seconds, यानी हर 2 सेकंड के बाद गिर रहा है ड्रॉप. तो इसका मतलब है द डायग्राम शोज द डिस्टेंसेस बिटवीन 3 सक्सेसिव ऑयल ड्रॉप्स ऑन द रोड, यानी 2 सेकंड का गैप इधर भी आएगा, 2 सेकंड का गैप इधर भी आएगा. एक तो ये हो गया. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. अब हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, तो देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सबसे पहली चीज है, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, मुझे कुछ चाहिए इधर. एक जो तरीका, जो एक फास्टेस्ट मेथड है, फास्टेस्ट मेथड ये है कि आप इधर से लेकर इधर तक की स्पीड निकाल लो, इधर से लेकर इधर तक की स्पीड निकाल लो, और फिर उसके बाद जो है यू कैन गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन एंड फाइंड इट आउट. एक तो ये तरीका है. एक और तरीका है इक्वेशन बेस्ड. इज दैट क्लियर. अभी हम लोग एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन बेस्ड ट्राई करते हैं. कैसे करेंगे क्या था, इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. व्हाट आई डिड वाज वेरी सिंपल. सिंस वी हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो आई रिसोर्टेड टू यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन टू सॉल्व दिस पार्ट. मैंने पहले क्या किया, पहले यहां से लेकर यहां तक का कंसिडर किया. ये डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है 2 मीटर्स और टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स. मैंने इक्वेशन यूज की, जो मेरे पास इक्वेशन आ रही थी, द इक्वेशन दैट आई एक्चुअली वेंट फॉर वाज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, आई डोंट नो u u क्या है, तो मैंने उसको u ही छोड़ दिया. उसके बाद फिर मैंने इसमें टाइम डाला और डिस्टेंस डाला 9. सो इवेंचुअली आई गॉट दिस, और मेरे पास पहली इक्वेशन ये बन गई. पहली इक्वेशन ये बनी. उसके बाद फिर मैंने क्या कंसीडर किया, यहां से लेकर यहां तक का पूरा डिस्टेंस कवर किया, और मेरे पास 2 ऑयल ड्रॉप्स आ रहे थे, तो इसका मतलब है 4 सेकेंड्स का डिले है पूरा का पूरा. फिर मैंने एक और इक्वेशन बनाई, वो ये वाली इक्वेशन थी. 2 इक्वेशंस बन गई. जब 2 इक्वेशंस बनी, एक ये वाली और एक ये वाली इक्वेशन बनी, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर आपके पास एक ही वैल्यू जो आ रही होगी वो ये आ जाएगी. इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो फाइंड यू अगर रिक्वायर्ड हुआ तो. इज दैट क्लियर. दिस इज डन. ठीक है. एक और भी तरीका है इसको करने का. एक और तरीका ये था कि आप एक काम करो, इधर से लेकर इधर तक की आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, इधर से लेकर इधर तक की एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, और फिर a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी करके भी डायरेक्टली कर सकते हो. इज दैट क्लियर. ये भी एक तरीका है करने का, लेकिन ये वाला मोर सेंसिबल इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन कर रहे हो, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपरली एक्सेलरेटेड मोशन. दिस वाजंट डिफिकल्ट बाय एनी मीन्स. ये वाला क्वेश्चन हो गया. अच्छा, इसके बाद फिर ये वाला सवाल है, डिफरेंस ऑफ टाइम. ठीक है. अच्छा, ये कह रहा है द डायग्राम शोज ग्राफ्स ऑफ वेरियस क्वांटिटीज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ स्टेशनरी बलून. ऊपर नहीं जा रहा था, स्टेशनरी बलून से ड्रॉप किया है. फिर मुझे बोलता है विच स्टेटमेंट कुड बी करेक्ट. हमें पता है कि अगर स्टेशनरी बलून से नीचे गिरेगा, इवेंचुअली इट विल हिट टर्मिनल वेलोसिटी. सही है. अब हम लोग एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहला मेरे पास है ग्राफ 1 इज एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम. ओ भाई, एक्सेलरेशन मेरे पास कम हो रही होगी, ये तो नहीं हो सकता. पहला वाला गया, दूसरा वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वापस से वही बात लिखी है. सी वाला देखते हैं. ग्राफ 3 इज द एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम. It does make sense that the acceleration will inevitably hit 0 because it will hit terminal velocity. Terminal velocity पे acceleration लाजमी 0 होती है. ये वाला तो सही है स्टेटमेंट. फिर उसके बाद बोला है ग्राफ 1 is the velocity against time, और हमें पता है कि it will hit terminal velocity once the acceleration has hit 0. तो इसका मतलब है इसका आंसर सी होना चाहिए था. सही है. Is that clear? नेक्स्ट क्वेश्चन का ये हर बार ऑनलाइन में मैंने कराया हुआ है. इधर देखो, 3 कोप्लानर फोर्सेस एक्ट ऑन द ब्लॉक. इसके बाद 3 कोप्लानर फोर्सेस, यानी 3 फोर्सेस हैं सिंगल प्लेन के अंदर एक्ट कर रही है, और ये कह रहा है विच डायग्राम शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस सच दैट द ब्लॉक कुड बी इन इक्विलिब्रियम. अब हमें ब्लॉक इक्विलिब्रियम के लिए
रूल ये कहता है कि ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस क्लोज ट्राइंगल होना चाहिए, या तीनों फोर्सेस या चार फोर्सेस हो, उनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स शुड पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस बना रहा हूं। इधर देखो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैंने यूं एक्सटेंड किया, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को यूं एक्सटेंड किया, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन को यूं एक्सटेंड किया। आपके पास दो इंटरसेक्शन आ रही है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस वाले में देखते हैं, बी वाले के अंदर आप इसको एक्सटेंड कर दो, रूलर से आप इसको एक्सटेंड कर दो, और फिर आप इसको एक्सटेंड कर दो, एक सिंगल लाइन ऑफ एक्शन आ गई। इसका मतलब है ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद भी आप चेक कर लो, ये वाला भी चेक कर लो, ये और ये वाला जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली यहां पर एक ये आ रहा है इंटरसेक्शन, और एक ये आ रहा है, दो इंटरसेक्शन आ रही है। सी तो नहीं हो सकता, सी वॉज डिफिकल्ट टू वेरीफाई, लेकिन सी में नहीं आ रहा इंटरसेक्शन, और डी तो वैसे भी नहीं हो सकता। डी में तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक रिजल्टेंट टॉर्क है इस डायरेक्शन के अंदर। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है इसका आंसर बी होना चाहिए था। क्लियर है? नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट सवाल इधर है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ वेट 20 न्यूटन, वेट इसका गिवन है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि डेड सेंटर पे इसका वेट होगा 20 न्यूटन का, ये हो गया। एंड लेंथ 2 मीटर इज एक्टेड अपॉन बाय 2 वर्टिकल फोर्सेस एज शोन। ओके, व्हाट आर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड एंड द रिजल्टेंट मोमेंट? पहले रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं। दो फोर्सेस ऊपर लगी हुई हैं, टोटल मिला के कितना होगा? 20। नीचे कितनी है? 20। रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0 0। यहां तक भी पहुंच गए। फिर इसके बाद इसमें रिजल्टेंट मोमेंट निकालते हैं। सबसे पहले ये डिस्टेंस 1 मीटर आ रहा है, और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड थी। तो आप सबसे पहले ये वाला जब आप मोमेंट निकालोगे तो यह आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर, और ये वाला जब आप मोमेंट निकालोगे तो यह आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर। दोनों का माइनस करोगे 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। दिस वॉज वेरी सिंपल, बच्चों वाला सवाल था ये वाला, ओ लेवल्स वाले से भी हट के सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, जरा सुनो। मुझे बोलता है व्हाट इज अ रीजनेबल एस्टिमेट फॉर द डेंसिटी ऑफ द सैंड। डेंसिटी ऑफ द सैंड होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पहले एक चीज रियलाइज करते हैं, हमारे पास अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, सब में हमें गिवन है, मासेस गिवन है और सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहली चीज है कि आप इमेजिन करो कि हमारे पास जो वॉल्यूम है उसको आप एक क्यूब समझ सकते हो। वॉल्यूम को आप क्यूब समझ सकते हो इस तरीके से, ठीक है? ये मेरे पास एक क्यूब है, और अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि यार मट्टी होती है, उसको अगर आप सारी एक जगह में भर दो तो वो ईंट के बराबर बन सकती है। ईंट अच्छी खासी भारी होती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब जरा खुद इमेजिनेशन करो। सबसे पहले मैं इन दोनों को तो इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत लाइट है, लेकिन मेरे पास सी और डी, जरा ऑप्शन देखो। सी का मतलब है कि मेरे पास मीटर क्यूब का वॉल्यूम होगा। मीटर बहुत बड़ा, मीटर रूल आपने देखा हुआ है, मीटर रूल काफी बड़ा होता है। इतनी बड़ी अगर ईंट होगी, मट्टी भरी हुई ईंट होगी, तो वो तो बहुत हैवी होनी चाहिए। 20 kg तो नहीं हो सकती है, 20 kg तो बहुत लाइट है। हाँ, अब उसके बाद जरा इधर देखो, डी वाला ऑप्शन देखो। इतनी बड़ी मट्टी हमारे पास एक में भरा हुआ है, इट्स अ बोल्डर, लिटरली हैवी बोल्डर। तो ये वाला ऑप्शन रीजनेबल एस्टिमेट है हमारे पास, यानी 2000 kg होगा इसका वजन। यार आप इसको इस तरीके से भी इमेजिन करो कि जब अर्थक्वेक आते हैं तो अर्थक्वेक में ऊपर से कुछ ना कुछ वजन लोगों पे गिरता है, एंड डेथ इज इनएविटेबल। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक 1 मीटर साइज का क्यूब हो, 1 मीटर क्यूब हमारे पास एक है, तो आप खुद इमेजिन करो कि ये कितना हैवी होगा। मीटर रूल को आप ज्वाइन करो, एक क्यूब बनाओ, और आप इमेजिन करो कि उसमें मट्टी भर दो, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैवी।
सो दिस इज द रीजनेबल एस्टिमेट, डी था इसका आंसर। फिर उसके बाद ये वाला सवाल तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था, इसमें तो आपको कॉस और साइन लगाना था। नदरली डायरेक्शन में आ जाएगा 75 कॉस 30 और यहां पे आ जाएगा 75 साइन 30। क्या आंसर आ रहे थे इसके जी? सी आ रहा था, तो सी इसको मार्क कर लेते हैं। ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था, ठीक है, आप वेरीफाई करके देख लो। 75 कॉस 30 करो, सी आ रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये भी हो गया हमारे पास। फिर ये वाला सवाल आया जो गले में अटक गया था लोगों के। अब जरा इधर देखो, सबसे पहली चीज है कि मेरे पास इसका जो मोमेंटम आएगा सिर्फ इस बॉल का, इस डायरेक्शन के अंदर, वो आ जाएगा 0.20 इंटू 0.40, मास इंटू वेलोसिटी होता है। और इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा 0.20 इंटू 0.30। ये हो गया। हमें पता है कि मोमेंटम इज अ प्योर वेक्टर क्वांटिटी। मुझे अगर इसमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो एक मेरे पास मोमेंटम आ रहा है 0.20 इंटू 0.40 और एक मेरे पास मोमेंटम आ रहा है 0.20 इंटू 0.30। मोमेंटम इज अ प्योर वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो चेंज आएगा वो ये आएगा। यानी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे, जरा निकाल लो कितना आ रहा है। 0.10। चेक कर लो एक दफा निकाल कर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या? 0.10 बी आंसर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास ये चेंज आ जाएगा मोमेंटम में। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, कोई मसला नहीं था इसमें। फिर ये वाला सवाल था जो लोगों को समझ में ही नहीं आया। सही है, इसने मुझे बोला है अ बैलेंस इज यूज्ड टू बी क्वाइट, अ बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द मास m ऑफ अ नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल मेटल रॉड्स ऑफ लेंथ l। ठीक है, हमारे पास एक मेटल रॉड्स है, उनकी लेंथ हमारे पास है l। सही है, ये मैंने बना भी दिया था। ऑल दी मेटल रॉड्स हैव द सेम रेडियस r, यानी इन सब मेटल रॉड्स का रेडियस कॉमन है, सेम ही है। द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद लेंथ ऑफ मास। ठीक है, मास अगेंस्ट लेंथ का ग्राफ है। द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज g, g वुड बी इक्वल टू m ओवर l या डेल्टा m ओवर डेल्टा l लिख सकते हैं इसको। ग्रेडियंट तो यही होता है, y एक्सिस में चेंज ओवर x एक्सिस में चेंज, यानी इसका मतलब है कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू m ओवर l तो है ही है। यहां तक भी पहुंच गए। विच एक्सप्रेशन गिव्स द डेंसिटी ऑफ द मेटल। अब अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ऐसे ही होता है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा? वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। होता है कि नहीं होता है? मेंसुरेशन चल रही है इधर तो पूरी की पूरी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, मास को अगर आप इधर सब्जेक्ट बनाओगे तो ये आ जाएगा G इंटू एल डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा था, वॉल्यूम कितना था? पाई आर स्क्वायर एल। तो एल एल कैंसिल आउट हो गए, यानी आपके पास जो इसका आंसर आएगा डेंसिटी इज इक्वल टू G ओवर पाई आर स्क्वायर, यानी C आंसर आ जाएगा इसका। इज दैट क्लियर? समझ गए? बहुत सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9, अ शिप ऑफ मास दिस इज अप्रोचिंग अ हार्बर विथ अ स्पीड दिस इनफ by using reverse thrust it can maintain a constant stopping force, total stopping force of this. okay, यानी यही resultant force है मेरे पास। how long will it take to stop? अब इसको मैं दो पार्ट्स में करना पड़ेगा। सबसे पहले F resultant मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो सकता है। सिंस ये स्टॉपिंग फोर्स है तो माइनस लिख सकते हैं इसमें, यानी ये हो जाएगा -92000 इज इक्वल टू मास हमारे पास गिवन है विच इज 8.4 इंटू 10⁻⁷ और एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन निकालो कितनी आ रही है, यानी डिसेलरेशन आएगी कितनी? नहीं, बड़ी वैल्यू आएगी। दोबारा निकालो, एक दफा फिर से निकाल लो। -0.011, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक भी पहुंच गए? ओके, ये हमारे पास है डिसेलरेशन। अब जरा सुनो,
ये कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्टॉप। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहां पे गिवन है, वो कितनी है 16.4 है, मीटर्स पर सेकेंड है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, 0 मीटर्स पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी आपने निकाली है 0.011 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए, यानी मेरे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आप लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 16.4 प्लस एक्सेलरेशन माइनस 0.011 इनटू टी। टाइम निकालो कितना आ रहा है, सेकंड्स में आएगा टाइम आपका 90.9 ये आ रहा है, सही है। अब आप इसको टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा कितना आ रहा है, यानी टाइम इन मिनट्स इज 24.8 मिनट्स। तो इसका मतलब है सी आंसर होगा इसका। कर रहा हूं, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व यूजिंग अ सिंपल आइडिया, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। आप ये लगा के भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो ऑल्टरनेट मेथड में, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहां तक भी कर लिया मैंने, 9 भी हो गया। फिर उसके बाद ये वाला सवाल था। अब ये वाला सवाल मुझे याद है थ्योरी क्लासेस के अंदर बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन बोथ केसेस अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द सेम पॉइंट्स ऑन द पिक्चर। पिक्चर का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, इसके अंदर भी पिक्चर का वेट डाउनवर्ड होगा। अग्रीड? यहां तक पहुंचे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स है वो दोनों में एग्जैक्टली सेम होगी, क्योंकि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो तो चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि R1 शुड बी इक्वल टू R2। यहां तक तो पहुंच गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने आपको थ्योरी के अंदर मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया था कि भाई टेंशन जब हमारे पास ये वाला एंगल बड़ा होता है, अगर ये वाला एंगल बड़ा होगा तो इधर टेंशन ज्यादा होगी। जी बेटे, टेंशन ज्यादा होगी इधर। इज दैट क्लियर? और इसके अंदर टेंशन कम होगी। तो इसका मतलब है कि T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। बी आंसर होना चाहिए। वो एंगल पे डिपेंड करता है आप कौन सा देख रहे हो, सही है। इज दैट क्लियर? इंट्यूटिवली भी अगर आप देखोगे तो टेंशन 1 इज लेस देन टेंशन 2। समझ गए आप? यार एक काम करो, मोबाइल फोन है या कोई थैला है, उसके अंदर आप जो है वो एक काम करो कि इस जो ये T1 और T2 वाला जो हिसाब है ना, आप तार को लंबा कर लो और छोटा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस में ज्यादा खिंचाव आ रहा है। सर अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो उसके अंदर जितना sin थीटा कम होता है उतनी ज्यादा टेंशन। सही है? इज दैट क्लियर? इन बोथ केसेस यू वुड स्टिल गेट द सेम आंसर। कोई भी आप एंगल रख के कर लो, सही है। यहां तक भी हो गया। नेक्स्ट, ये वाला सवाल भी पता नहीं क्या लोगों ने सोच के समझ के किया है फॉर सम ऑड रीजन। एन ऑब्जेक्ट शेप्ड एज ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा स्फीयर। रेस्ट फ्लैट ऑन द टेबल। टेबल पे रखा हुआ है आधा स्फीयर, सही है। द ऑब्जेक्ट हैज अ रेडियस r एंड डेंसिटी रो। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज दिस। ये वॉल्यूम जो गिवन है ये पूरे स्फीयर का गिवन है, इसको आधा करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। यहां तक पहुंच गए, ये भी आ गया। अब इसके बाद इसने मुझे बोला एवरेज प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एरिया होगा। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है ना, यानी वेट डिवाइडेड बाय एरिया। वेट इधर आएगा mg ओवर एरिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का जो कॉन्टैक्ट एरिया आएगा वो क्या होगा, वो सर्कल होगा, तो पाई r स्क्वायर होगा। यानी इसका मतलब है कि mg ओवर पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यहां तक भी पहुंच गए। फिर उसके बाद हम लोग मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू 2/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। यानी आपके पास ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास g भी था इधर,
तो फिर फाइनली हमारे पास ये बन जाएगा, ये हो जाएगा रो इंटू 2/3 पाई आर जी। यानी कौन सा आंसर आ रहा है? 2/3 पाई आर जी। पाई कैंसिल है, पाई कैंसिल है, यानी रो आर जी। सही है, गॉट इट? सिंपल था, बहुत ही सिंपल था सवाल। सही है, ठीक है यार। मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी सवाल, अ प्रोब इज यूज्ड टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द सी। ओके, द प्रोब इज सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड टू अ स्फीयर। आप देख सकते हो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग अटैच्ड है प्रोब के साथ, और हमारे पास एक स्फीयर भी है। द स्टेशनरी स्फीयर फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब तो स्ट्रेट अवे यहां पर सिर्फ इतना ही पढ़ने के बाद आप लिख सकते हो एफ ऑफ थ्रस्ट मस्ट बी इक्वल टू वेट। लिख सकते हो, जो वेट होगा वो टोटल आएगा, सब चीजों का वेट ऐसे ही होगा। यहां तक भी पहुंच गए। फिर मुझे कहता है द स्फीयर हैज अ वेट ऑफ दिस, यानी 5 kg का वेट तो सिर्फ इसका है, 5 न्यूटन का वेट, सॉरी। द प्रोब एंड द स्ट्रिंग हैव अ कंबाइंड वेट, इन दोनों का भी जो कंबाइंड वेट आ रहा है वो 2 न्यूटन है। टोटल वेट कितना हो गया? 7 न्यूटन, यानी टोटल वेट इज इक्वल टू 7 न्यूटन। यहां तक भी पहुंच गए। द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द प्रोब एंड द थ्रेड इज नेग्लेजिबल। भाई वो जो प्रोब और जो स्ट्रिंग है उस पर कोई अपथ्रस्ट नहीं है। सही है, रियलिस्टिकली होगा, लेकिन अभी हम लोग कह रहे हैं कि इनका वॉल्यूम इतना छोटा है कि इसके कोई अपथ्रस्ट ही नहीं है। सही है, लेकिन वेट तो इसका कंबाइन होगा उसके साथ। यानी फिर हम लोग फाइनली एक काम कर सकते हैं, एफ ऑफ थ्रस्ट शुड बी इक्वल टू 7 न्यूटन कर सकते हैं। यहां तक भी पहुंच गए। अब मुझे बोलता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बिलो द सरफेस ऑफ द सी। अब आप डायरेक्ट कर लो, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 7। यानी आपके पास रो कितना है? 1.03 इंटू 10⁻3। जो हमारे पास ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन 9.81 है। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय दिस स्फीयर अलोन इज एक्चुअली v इज इक्वल टू 7। सॉल्व करो, वॉल्यूम कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? d। ओके, सही है। इज दैट क्लियर? ये भी आसान था सवाल। क्या था? सारी चीजें कराई हुई, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है। फिर ये कह रहा है इधर, ये वाला सवाल मैं क्लास में करवा के बैठा हुआ हूं कि भाई एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर गिर रहा है तो स्ट्रेट लाइन होगी। उसने क्या किया है, इसी ग्राफ के ऊपर एक और प्लॉट किया है कि एटमॉस्फेयर में गिर रहा है तो एयर रेसिस्टेंस डायरेक्ट एक्ट करना शुरू करेगी, टर्मिनल वेलोसिटी पे अचीव करेगी। यानी इसी के नीचे वाला ग्राफ होना चाहिए था ऐसे कुछ, और ऐसे वाला कौन सा है? सी है। सही है, यहां तक भी पहुंच गए। बेटे अभी जो यहां पे हंस रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने ऊपर हंस रहे हैं फॉर वेस्टिंग देयर टाइम। अब ये वाला जो सवाल था ये वाकई में बहुत मुश्किल सवाल था। मुश्किल सवाल है, जरा इधर देखो। सबसे पहले इधर देख लो, मैं करवा रहा हूं इस सवाल को, इधर देख लो। अ क्यूब WXZY has sides of length 2 centimeter and mass 24 gram। ठीक है, यानी हमारे पास इसका मास और डिमेंशंस गिवन है जो भी है। द क्यूब रेस्ट्स ऑन अ मीटर रूल ऑफ नेग्लेजिबल मास। ओके, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द क्यूब इज वर्टिकली अबव द 70 सेंटीमीटर मार्क। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर इधर है, बट आगे पढ़ते हैं। द क्यूब हैज अ नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो मास बिल्कुल यूनिफॉर्मली नहीं होगा। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा इसका यहां पर नहीं होगा, इसका डेड सेंटर में नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि मास स्कैटर्ड होगा, कहीं पे भी हो सकता है इसका। इज दैट क्लियर? अब हम लोग एक और काम करते हैं। फिर इसने मुझे खुद भी बोल दिया, सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। यानी इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये CG नहीं है।
इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है कि मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मैं इसमें से इस सेंटर को हटा ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही नहीं हो। सही है। फिर उसके बाद ये है द रूल रेस्ट ऑन अ पिवट एट द 50 सेंटीमीटर मार्क। ओके, अ मास ऑफ 23.4 ग्राम इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव द 30 सेंटीमीटर मार्क। हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है। द रूल इज हॉरिजॉन्टल एंड इन इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लग सकता है। अब पहले तो मुझे एक काम करना है, आई डोंट नो वेयर द हेल इज दिस मास लोकेटेड। इसका सेंटर ऑफ मास कहां है हमें नहीं पता। हम एक काम करते हैं, सपोज कर लो मैं इधर मार्क कर लूं या इधर मार्क कर लूं, मुझे पता है कि एक काम करते हैं, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं एक मार्क कर लेता हूं, एक्स मार्क कर लेते हैं। सही है, इसको मैं एक्स मार्क, मुझे नहीं पता कि क्या है। ठीक है, फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में डायरेक्ट इधर अप्लाई कर रहा हूं, ये इस तरफ घुमा रहा होगा और ये इस तरफ घुमा रहा होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 23.4 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होगा 20। यूनिट का मैं खास ख्याल नहीं रख रहा हूं क्योंकि दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको मैं कर रहा हूं 24 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब आप पहले तो x की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है 19.5। 19.5 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब यह है, अब आप एक काम करो, 50 में 19.5 ऐड करो, कितनी 69.5 आ रहा होगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है मेरे पास 0.5 आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंच गए? यानी मेरे बच्चे x की वैल्यू आ रही है 19.5, यानी इसका मतलब है कि अगर आप 50 में ये वैल्यू ऐड करते हो 19.5 तो आपके पास आ रहा होगा 69.5। इसका मतलब है कि 0.5 सेंटीमीटर इससे दूर है। सही है। अब हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। What can be determined about the position of the center of gravity of the cube? It must be somewhere along a horizontal line that is 0.5 centimeter from the line WX। नहीं भाई, क्या हो गया? फिर ये कह रहा है it must be somewhere, a horizontal line तो है नहीं, it must be somewhere along a vertical line that is 0.5 centimeters from the line WY। सही है? Is that clear? यानी एक यहां से जो डिस्टेंस आ रहा है 0.5 आ रहा है, इसका आंसर सी होना चाहिए। स्ट्रेट अवे सी आंसर है इसका। बेटे जो दिमाग लगाएगा उसके लिए मुश्किल नहीं है, ब्रेन डेड करोगे तो नहीं हो पाएगा। आगे, a rigid sphere is held at rest on a sea bed. When the sphere is released, it rises to the surface of the sea। मेरा एक सवाल है, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसमें ड्रैग फोर्स आ रही होगी, वो किस तरफ आएगी? डाउनवर्ड आएगी। यानी इवेंचुअली हो सकता है टर्मिनल स्पीड अचीव करेगा, हो सकता है। ठीक है। द सी वाटर हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी। Which statement about the sphere from its release until it reaches the surface is correct? The sphere always move with constant acceleration। नहीं, क्योंकि इसमें ड्रैग फोर्स है, वो वैरी कर रही होगी, स्पीड पे डिपेंड कर रही होगी, नहीं हो सकता। The sphere always move with a constant velocity। शुरू में तो नहीं करेगा, नहीं हो सकता ये भी। The upthrust on the sphere always decreases। नहीं, वो बढ़ रही होती है, तो इसका मतलब ये भी गया। The upthrust on the sphere is always constant। Yes, सही है। सी वाला कहा था अपथ्रस्ट ऑन द स्फीयर इज ऑलवेज डिक्रीजेस। नहीं भाई, कांस्टेंट रहता है। बेटे सिर्फ और सिर्फ अपथ्रस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंस इन द टॉप सरफेस एंड द बॉटम सरफेस, दैट्स इट। सही है। और दूसरी बात है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा, तो अपथ्रस्ट क्यों चेंज होगा? और डेंसिटी भी कांस्टेंट है, यानी रो जीवी भी मेरे पास कांस्टेंट ही रहेगा। तो एफ ऑफ थ्रस्ट इज रो जीवी। सही है। कितना दिमाग वाले सवाल हैं। नेक्स्ट, ये वाला सवाल था, इधर देख लो। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट में कि वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। सही है, ये था, मैंने लिखवा के करवाया था। तो फिर वर्क डन निकालने के लिए प्रेशर कांस्टेंट चाहिए था। इसमें कांस्टेंट प्रेशर मेरे पास 102 गिवन है, ये भी गिवन है, पैस्कल्स गिवन था।
अब चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए एक चीज रियलाइज करो कि हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा पाई, रेडियस इसका कितना है, डायमीटर गिवन है तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻², और इसके ऊपर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक भी कर लिया मैंने। और फिर जो मेरे पास जो एक्चुअल चेंज आ रहा है वो हाइट में चेंज आ रहा है, यानी वो हो जाएगा 35 माइनस 30, यानी मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं 5 कर रहा हूं इसको, ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻², डायरेक्ट निकालो आंसर और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। कितना आ रहा है सर? ए आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर देन। सही है। अब ये वाला सवाल भी फॉर सम ऑड रीजन गले में अटक गया लोगों के, बहुत इजी था। इधर देखो, लिसन 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 लिसन, ऑन द बोर्ड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन। ये किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ अगर मैं यहां से लेकर यहां तक अगर फोकस करूं तो मेरे पास यहां पर कांस्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट स्पीड आएगी। अगर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। यानी इसका मतलब है कि इस पॉइंट तक तो मेरे पास 0 एक्सेलरेशन होगी। ग्राफ सारे एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम है। 0 एक्सेलरेशन कहां पे शो हो रही है? ए में भी नहीं हो रही, बी में भी नहीं हो रही, सी में भी नहीं हो रही, डी में हो रही है। समझ गए? अब जरा इधर देखो, लिसन मेरे प्यारे बच्चे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस इज डी इज द करेक्ट आंसर। इधर जरा सुनो। सबसे पहले एक्सेलरेशन इधर क्या है? 0 है। यहां पे 0 लाइन है, हाँ है। फिर उसके बाद जरा देखो, यहां पे पहले मेरे पास वेलोसिटी जो थी पहले फर्स्ट वाले सेक्शन के अंदर पॉजिटिव थी और फिर अचानक से ये नेगेटिव हुई। वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है और एक्सेलरेशन की लाइन ये वाली आ गई। सही है, ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद यहां पे भी एक्सेलरेशन में चेंज आया, यानी मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी आई होगी इस वाले पार्ट पे भी, यानी मैं डायग्राम में भी बता दूं। इधर देखो, हमारे पास जहां पे वेलोसिटी चेंजेस आए, कहां पे आए? एक वेलोसिटी चेंज यहां पर आया, एक वेलोसिटी चेंज यहां पर आया, एक यहां पर आया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डी में नजर आ रहा है। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन। किसका सही हुआ? ये नेक्स्ट लेवल है भाई, जिनका सही हो रहा है ये। फिर ये वाला सवाल बेटे, गाइस ओनली 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, आई विल डिसमिस द क्लास आफ्टर दैट। थ्योरी क्वेश्चंस में वो आसान है, वो मुश्किल नहीं थे। इधर देख लो, वो भी करवा दूंगा, ठीक है, अभी नहीं करवा रहा, बाद में करा दूंगा। इधर तो देखो, कैन वी हैव सम साइलेंस? बेटे मैं अपने पास अभी मैंने सॉल्व नहीं, मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूं, तो आई विल मेक अ मिस्टेक इफ यू आर गोइंग टू टॉक। लिसन, अ सबमरीन ऑफ टोटल मास 3200 kg इज एट रेस्ट अंडर वाटर। अगर ये रेस्ट पर है तो इसका मतलब है कि वेट मस्ट बी इक्वल टू अपथ्रस्ट। यहां तक तो क्लियर है बात, सही है। The total mass of the submarine is suddenly decreased by 200 kg. अब इसका मतलब है कि इसका वेट डिक्रीज हुआ होगा। अगर वेट डिक्रीज हुआ होगा तो किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? अपथ्रस्ट में। अपथ्रस्ट बड़ा हो चुका होगा। अपथ्रस्ट सेम था लेकिन वेट बिकम्स लेस देन द अपथ्रस्ट, यही होगा। अच्छा, फिर ये क्या बोला है? By pumping water out of the submarine horizontally in a negligible time. Okay, the upthrust acting on the submarine is unchanged. अपथ्रस्ट में चेंजेस नहीं आ रहे, इट्स जस्ट दैट द वेट डिक्रीजेस, तो अपथ्रस्ट डोमिनेटिंग बन जाएगा। व्हाट इज द इनिशियल अपवर्ड्स एक्सेलरेशन ऑफ द अपथ्रस्ट? अब हम लोग एक आई मीन ऑफ द सबमरीन, एक मिनट जरा सुनो, क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं? एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू एम ए कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज है कि हमारे पास इसमें एक फोर्स है अपथ्रस्ट और एक फोर्स है वेट, ऐसा ही है। अपथ्रस्ट जो है मेरे पास में उसमें कोई फर्क नहीं आया,
तो अपथ्रस्ट जो है मेरे पास वो पहले शुरू में निकालेंगे इस वैल्यू से, क्योंकि अपथ्रस्ट शुरू में जो था वो वेट के बराबर था। इनिशियली मैं लिख सकता हूं इधर, इनिशियली एफ अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, ऐसे ही था, लेकिन बाद में वेट कम हो गया। ठीक है, तो अपथ्रस्ट में तो कोई फर्क नहीं आएगा अभी। तो अपथ्रस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3200 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.81, ये मेरे पास अपथ्रस्ट हो गया। फिर मेरे पास आ रहा है माइनस द वेट, न्यू वेट जो हमारे पास आ रहा है वो कितना है, 3000 इंटू 9.81, यहां तक भी पहुंच गए। एंड देन दिस इज इक्वल टू मास, मास कितना आएगा, 3000 आएगा, इनटू एक्सेलरेशन ए, निकाल लो डायरेक्टली आंसर कितना, 0.654 बी आंसर। आसान था ये वाला सवाल भी। नेक्स्ट, अब जरा इधर देखो, ये वाला तो बच्चों वाला सवाल है। अगर मुझे ये आर चाहिए, मुझे सिर्फ इधर से इधर तक पहुंचने का टाइम चाहिए होगा, यानी कैपिटल टी चाहिए मुझे, और मुझे इसका कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए, v cos थीटा, यानी v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी होगा, यानी r इज इक्वल टू vt cos थीटा। ए आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, the resultant force F on the raindrop of a mass m falling with velocity is given by the equation, okay, where k is a constant, g is the acceleration of free fall. What is the velocity of the raindrop when it reaches terminal velocity? Terminal velocity होगा तो 0 is equal to mg minus kv square होगा। रीअरेंज करोगे तो कौन सा आंसर आएगा, C। Dismissed।